150 देश हैं तकरीबन जिनकी जीडीपी एलन मस्क की नेटवर्थ से कम है, यानी मस्क अकेले आधे से ज्यादा देशों से ज्यादा अमीर हैं। लेकिन दुनिया का रईस व्यक्ति, इतना रईस व्यक्ति इस जिद पर अड़ा है कि उसकी सैलरी कम है। एलन मस्क ने साफ कर दिया है कि उनकी तनख्वाह $1 ट्रिलियन यानी 88 लाख करोड़ होनी चाहिए, नहीं तो वो नौकरी छोड़ देंगे टेस्ला से। कई दिनों से मस्क और टेस्ला बोर्ड के बीच बहस चल रही है। मस्क कह रहे हैं कि उन्हें $1 ट्रिलियन इसलिए चाहिए ताकि टेस्ला पर उनका कंट्रोल बढ़ सके। अगर मस्क ही $1 ट्रिलियन ले जाएंगे तो इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स का क्या होगा? इसका फैसला होगा आज, यानी टेस्ला के शेयर होल्डर्स की मीटिंग में। क्योंकि मस्क $1 ट्रिलियन का पैकेज क्यों चाहते हैं, इस पर बात होगी। बोर्ड के कितने मेंबर्स मस्क के साथ हैं और खिलाफ हैं, इस पर बात होगी। बोर्ड ने मस्क के सामने कौन कौन सी डिमांड्स रखी हैं, इस पर भी बात होगी। कहां होगी? आज के राजदूत में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत। पहले आपको शॉर्ट में बता दें कि ये $1 ट्रिलियन के पैकेज वाला मामला आया कहां से, है कितना पुराना। साल 2018 में टेस्ला के बोर्ड ने एलन मस्क के $56 बिलियन के पैकेज को अप्रूव किया था। शर्त यह थी कि एलन मस्क को टेस्ला की मार्केट कैप $1 ट्रिलियन तक पहुंचानी थी। मार्केट कैप $1 ट्रिलियन पहुंची भी, पार भी कर गई, मगर बाद में अमेरिका के डेलावेयर कोर्ट ऑफ चांसरी ने इस पैकेज को होल्ड कर दिया। एक स्पेशल कोर्ट है जो खासतौर पर कॉर्पोरेट इश्यूज को हैंडल करता है। यूएस में बिजनेस या कंपनी से जुड़े जो झगड़े होते हैं यहीं जाते हैं। इसे कॉर्पोरेट यूएस का हाई कोर्ट भी कहा जाता है। कोर्ट का कहना था कि बोर्ड में एलन मस्क के दोस्त ही बैठे हुए हैं, इसलिए यह फैसला ट्रांसपेरेंट नहीं है। साथ ही साथ शेयर होल्डर्स को इस पैकेज के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी गई थी। अभी तक ये मामला कानूनी पचड़ों में ही फंसा हुआ है। अब $56 बिलियन अप्रूव नहीं हुआ तो मस्क ने क्या किया? सीधे $1 ट्रिलियन की डिमांड की। अगर टेस्ला बोर्ड इस पैकेज को अप्रूव कर देता है तो एलन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर यानी खरबपति बन जाएंगे डॉलर्स में। मस्क का कहना है कि उन्हें पैसा अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए नहीं, जिसको पैसा चाहिए होता है वो यही बोलता है कि मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, लेकिन उसको पैसा चाहिए। खैर, मस्क ये कह रहे हैं कि पैसा उन्हें संपत्ति बढ़ाने के लिए नहीं चाहिए, टेस्ला को बचाने के लिए चाहिए। ऐसे उदार लोग होते हैं, मतलब मैं भाव विभोर हूं। मस्क कह रहे हैं कि मुझे करीब 25% वोटिंग पावर चाहिए, इतना कि मेरा असर मजबूत रहे, इतना भी ज्यादा नहीं कि मैं पागल ही हो जाऊं तो मुझे बोर्ड से ना निकाला जा सके। साफ कहूं तो अगर एक्टिविस्ट इन्वेस्टर्स आसानी से मुझे बाहर फेंक सकें तो मैं रोबोट आर्मी बनाऊंगा ही नहीं। ये रेफरेंस आगे आएगा। इसके अलावा मस्क का कहना है कि मुझे टेस्ला को 2 ताकतवर रिसर्च फर्म से बचाना है। इन्हीं को एलन मस्क ने एक्टिविस्ट इन्वेस्टर्स कहा है। ये एक्टिविस्ट इन्वेस्टर्स को सलाह देने वाले लोग 2 फर्म से, ISS और ग्लास लुई। ये दोनों फर्म शेयर होल्डर्स को एडवाइस करती हैं कि कब उन्हें येस में वोट करना चाहिए और कब नो में। मस्क इन दोनों कंपनियों को ही कॉर्पोरेट टेररिस्ट मानते हैं। मस्क ने तो अपनी डिमांड्स रख दी हैं, पर इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स इस पर क्या कह रहे हैं? डोज के दौरान, जब डोज में मस्क थे वॉशिंगटन में, फिर भी टेस्ला से वो 24/7 कॉल पर जुड़े रहते थे। मस्क ने मई 2025 में जब डोज छोड़ दिया अंततः, तो टेस्ला के इन्वेस्टर्स को लगा कि अब वो फटाफट टेस्ला हेडक्वार्टर वापस आएंगे और जो सेल्स गिर रही है, जो शेयर प्राइस पे दिक्कत आ रही है, उसको एड्रेस करेंगे। लेकिन वो कुछ और करने लगे। अपनी नई कंपनी XAI में उन्होंने डेरा डाला। वहां वो AI की रेस में ओपन AI से पीछे न रह जाएं, इसलिए रात रात मीटिंग्स करते थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक वो ग्रोक को वायरल बनाने के आइडिया ब्रेनस्टॉर्म करते रहते थे। ऑफिस में अपना पसंदीदा गेम डियाब्लो घंटों खेलते रहते थे। बच्चे आते जाते रह जाते थे। ग्रोक में उन्होंने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया। अभी पहले जब ग्रोक आया तो कहा गया कि बहुत वोक है, वोकनेस उसकी कम की गई तो वो गाली बकने लगा। जब गालियां कम की तो दूसरे इश्यूज। तो इसमें मस्क का टाइम गया। कभी कभी टेस्ला की मीटिंग्स भी XAI ऑफिस में होती थी। 54 साल के मस्क सालों से टेस्ला, SpaceX, X जैसी कई कंपनीज चला रहे हैं, अभी XAI में टाइम लगा रहे थे। बावजूद इसके जो AI का बूम आया उसका फायदा दूसरे प्लेयर्स को ज्यादा हुआ, खासकर सैम ऑल्टमैन के OpenAI को। तो उन्होंने क्या किया? डबल डाउन, XAI पर और ज्यादा वक्त देने लगे। टेस्ला के इन्वेस्टर्स ने भी ये पूछ लिया कि मस्क असल में कंपनी को कितना टाइम दे रहे हैं, क्या कोई CEO बदलने का प्लान आ रहा है। इसी मीटिंग में $1 ट्रिलियन के पैकेज की बात हुई थी, पर मस्क को यह पैकेज मिलना इतना भी सिंपल नहीं है। इसके लिए मस्क को कई
टारगेट्स को हिट करना पड़ेगा। इसमें कंपनी को 10 लाख ह्यूमन लाइक रोबोट्स डिप्लॉय करने हैं। स्टॉक वैल्यू को आज के 1.4 ट्रिलियन से बढ़ाकर 8.5 ट्रिलियन करना है। स्टेक 15 से 25 हो जाएगा फिर मस्क का, क्योंकि जब ये माइलस्टोन हिट होंगे तो फिर सैलरी भी $1 ट्रिलियन होगी। टेस्ला बोर्ड की चेयरपर्सन रॉबिन डेलहोम कहती हैं कि हमें चिंता नहीं कि मस्क अपना वक्त कैसे बिताते हैं, कहाँ लगाते हैं। दूसरे सीईओ गोल्फ खेलते हैं, मस्क बनाते हैं कंपनियां, फुल पीआर। डेलहोम मानती हैं कि एआई का काम टेस्ला के बाहर भी जरूरी है, लेकिन पैकेज के टारगेट्स को पूरा करने के लिए मस्क को टेस्ला पर टाइम, एनर्जी, एफर्ट तो देना ही पड़ेगा, वो देंगे भी। टेस्ला कंपनी शेयर होल्डर्स को बार बार यही समझा रही है कि एलन मस्क को $1 ट्रिलियन का ये पैकेज देना जरूरी है, वरना वो सीईओ का पद छोड़ देंगे। बोर्ड चेयर रॉबिन डेलहोम और डायरेक्टर कैथलीन विल्सन थॉमसन ने शेयर होल्डर्स को लेटर लिख दिया है। लेटर में लिखा गया कि मस्क को 8 साल से तनख्वाह नहीं मिली क्योंकि 2018 का पैकेज कोर्ट में फंस गया। उस दौरान टेस्ला की वैल्यू $735 अरब बढ़ गई। अगर नया पैकेज पास हुआ तो मस्क के पास कंपनी का 25% से ज्यादा हिस्सा आ जाएगा। दूसरी तरफ नॉर्वे का जो सॉवरेन वेल्थ फंड है, इसके सख्त खिलाफ है। इसका पूरा नाम है द गवर्नमेंट पेंशन फंड ऑफ नॉर्वे। इससे नॉर्वे की सरकार ने अपनी सरप्लस कमाई से बनाया है, स्पेशली जो ऑयल से उनको खूब पैसा जमा हुआ उससे। ये पैसा नॉर्वे की सरकार दुनिया भर की कंपनीज में फिर इन्वेस्ट करती है। नॉर्वे का जो ये सॉवरेन वेल्थ फंड है दुनिया का सबसे बड़ा सॉवरेन फंड है और यही टेस्ला का 7वां सबसे बड़ा शेयर होल्डर भी है। उनका मानना है कि पैकेज बहुत बड़ा है, शेयर होल्डर्स का हिस्सा कम हो जाएगा और मस्क पर ज्यादा निर्भरता खतरनाक होगी। ग्लास लुई और आईएसएस ने भी यही सलाह दी है। मस्क लेकिन खुद एक्स पर रोज पोस्ट कर रहे हैं, अपने भाई किम्बल, माइकल डेल और कैथी वुड जैसे सपोर्टर्स को हाईलाइट कर रहे हैं। टेस्ला का तर्क है कि मस्क के बिना कंपनी नहीं चल सकती, उन्हें $8.5 ट्रिलियन की वैल्यू तक ले जाना है, 1 मिलियन रोबो टैक्सी चलानी, तभी तो 423 मिलियन नए शेयर मिलेंगे। लेकिन टेस्ला गाड़ियां बेचने में पिछड़ रही है, फिर भी पैसे खर्च करके मस्क का प्रचार कर रही है। अब यहां रुककर आपको $1 ट्रिलियन की महिमा को एक बार के लिए समझ लेना चाहिए। सुनने में समझ में नहीं आता है। $1 ट्रिलियन कितना होता है? 88,66,000 करोड़। हिंदुस्तान 7वां बड़ा देश है, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देश है, 150 करोड़ के लगभग हमारे यहाँ लोग हैं, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है हम दुनिया में। हमारे आकार का, हमारे ओहदे की अपनी एक जगह है दुनिया में। हिंदुस्तान की जीडीपी $3.9 ट्रिलियन के करीब है इस साल, यानी कि 2025 में इसके $4 ट्रिलियन हो जाने का अनुमान है। सोचिए, हिंदुस्तान की पूरी जीडीपी के 25% से ज्यादा पैसा मांगा है मस्क ने। मस्क, कंपनी और क्रिटिक्स, इन तीन के बीच जंग अमेरिकन पॉलिटिक्स जैसी हो रही है। डेमोक्रेट गवर्न स्टेट्स जैसे कैलिफोर्निया है, न्यूयॉर्क है, वहां जो रहा है मस्क के $1 ट्रिलियन प्ले प्लान के खिलाफ है, जबकि रिपब्लिकन स्टेट्स हैं, फ्लोरिडा है, बाकी बाइबल बेल्ट के स्टेट्स हैं, मस्क को सपोर्ट मिल रहा है। अब ये थोड़ा ऑब्वियस है क्योंकि मस्क की राजनीति रिपब्लिकन सेंटिमेंट के करीब है। मैं उनको मागा नहीं कहता, लेकिन उस सेंटिमेंट के करीब है और डेमोक्रेट के खिलाफ है, तो उसी हिसाब से सपोर्ट मिल रहा है। अब जहां ये झगड़ा प्ले आउट हो रहा है, यानी एक्स, वो कभी ट्विटर था और इसके फाउंडर थे जैक डॉर्सी। डॉर्सी की पहचान भी एक इनोवेटर की, एक एंटरप्रेन्योर की है। हमने जैक डॉर्सी की बात की, एक दूसरी राय भी बताते हैं। सितंबर में इस मुद्दे पर पोप ने भी राय रखी थी। पोप लियो 14वें जो हैं, उन्होंने बढ़ते कॉर्पोरेट पैकेजेस पर चिंता व्यक्त की थी। इस बीच मस्क का भी जिक्र हुआ था। तब पोप ने कहा था कि अगर यही एकमात्र वैल्यूएबल चीज है पैकेज, तब फिर हम यानी कि मानवता बड़ी मुश्किल में है। नैतिक अनैतिक से इतर वास्तविकता पर आइए कि मस्क जो मांग रहे हैं क्या वो हो सकता है, और अगर हो सकता है तो क्या टेस्ला इस स्थिति में है कि वो मस्क को इतना पैसा दे दे और फिर बाकी चीज़ों के लिए भी पैसा बचाए। R&D करना है, सैलरीज देनी है, प्रोडक्शंस हैं, फ्यूचर वेंचर्स हैं। तो आइए देखिए कि वस्तुस्थिति है क्या। येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के प्रोफेसर गौतम मुकुंद फोर्ब्स को बताते हैं कि टेस्ला की मौजूदा कीमत सिर्फ तभी समझ में आती है अगर आप एलन मस्क को मजिशियन माने, जादूगर। अगर आप उनके नए बिजनेस आइडियाज को इंडिपेंडेंटली देखें तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स में टेस्ला का लीडर होने का कोई खास सबूत नहीं है। वेमो की टेक्नोलॉजी साफ तौर पर बेहतर है। टेस्ला के लीडर होने का एकमात्र प्रूफ क्या है? यह है कि एलन मस्क खुद ऐसा कह रहे हैं। मस्क की सबसे बड़ी स्किल है कि वो इन्वेस्टर्स को यह यकीन दिला देते हैं कि वो नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं। बढ़िया सेल्समैन है। तो कुल मिलाकर यहां बात आ जाती है सेक्स अपील की। जी हाँ, बिजनेस, पॉलिटिक्स, इन सारी जगहों पर भी यह सिद्धांत लागू होता है। मस्क का पीआर कुछ इस तरह का है जैसे वो आयरन मैन हो। उनकी कंपनियों ने चमत्कार किए, इसमें किसी को शुभा नहीं, हमें भी नहीं। लेकिन चमत्कार कितना बड़ा था, इस सवाल पर बात थोड़ी कम हो पाती है। जैसे मस्क ने बनाई स्पेसएक्स, इसमें इंजीनियर्स कहाँ से आए हैं?
सब एक्स नासा हैं, बहुत बड़ी संख्या। स्पेस एक्स वेंडर किसके लिए है? नासा के लिए, अमेरिकी सरकार के लिए। अमेरिकी सरकार का इंफ्रा और एक्सेस न मिले तो स्पेस एक्स अपना काम कर ही नहीं पाएगी। स्पेस एक्स के कितने ही प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए चल रहे हैं क्योंकि अमेरिकी सरकार उस आइडिया या प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रही है, उसके R&D में। जैसी अमेरिकी परंपरा रही, वो प्राइवेट सेक्टर में पैसा लगाते हैं R&D में। अगर अमेरिकी सरकार स्पेस सेक्टर को आउटसोर्स करना ही ना चाहती तो स्पेस एक्स न बनता न सफल होता। यहां स्पेस एक्स के लोगों की मेहनत पर प्रश्न नहीं उठाया जा रहा है। प्रश्न यह है कि क्या स्पेस एक्स की सफलता सिर्फ स्पेस एक्स या मस्क की ही है? अब आते हैं टेस्ला पर। टेस्ला ने हाई एंड ईवी बनाई, फैक्ट है। ईवी इसको कूल बनाया, फैक्ट है। लेकिन बात आती है जब सेल्स पर तो दूसरी सच्चाई नजर आती। ईवी टेक्नोलॉजी के मामले में इंटरनल कंबशन इंजन से कम कॉम्प्लिकेटेड जीव है, लेकिन सप्लाई चेन इश्यूज के चलते वो महंगी हो गई आईसी कार से। इसके चलते सेल्स में टेस्ला न यूएस में धमाका कर पा रही है, चीन के बाजार से उसे BYD जैसी कंपनीज ने बाहर रखा है, और हिंदुस्तान जैसे बड़े बाजारों के हिसाब से टेस्ला के पास ना प्रोडक्ट है ना प्राइसिंग है। यही बात अफ्रीका पर लागू होती है। यूरोप में भी बिना सब्सिडी टेस्ला एक महंगी कार ही है, नॉर्डिक कंट्रीज में देखने को मिल जाएगी आपको। इसलिए वहां भी सेल बूस्ट हो नहीं पा रही उस हिसाब से। यूएस में साल के थर्ड क्वार्टर में टेस्ला की ईवी सेल्स महज 7.5% बढ़ी, 7.4। इसकी वजह थी $7,500 की फेडरल टैक्स क्रेडिट का खत्म होना। ये पर कार पर पर्सन था। फेडरल टैक्स क्रेडिट अमेरिकी सरकार की एक स्कीम है जिसमें इलेक्ट्रिक गाड़ी यानी ईवी खरीदने वाले को इनकम टैक्स में वन टाइम छूट मिलती है एक बार के लिए। टेस्ला पे आते हैं। पहले हर नई टेस्ला कार को खरीदने पर $7,500 तक की टैक्स छूट किसी व्यक्ति को मिल जाती थी, डिपेंडिंग अपॉन कीमत। तो कॉस्ट में से कम हो गया तो वही आदमी को बच गया। लेकिन ये छूट हर कंपनी के लिए सीमित होती है। जैसे ही कोई कंपनी 2 लाख ईवीज बेच देती है, ये क्रेडिट धीरे धीरे खत्म होने लगता है। टेस्ला ने ये लिमिट 2019 में ब्रीच कर दी थी, इसलिए 2020 से उसकी गाड़ियों पर ये छूट पूरी तरह बंद हो गई। अब 2022 में आए नए नियम, इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट ने फिर से $7,500 का क्रेडिट शुरू किया है, लेकिन सख्त शर्तों के साथ। जैसे गाड़ी की बैटरी का कितना हिस्सा अमेरिका में बना है, कीमत की लिमिट लगाई गई है, खरीदार की इनकम को कंसिडर करने के लिए कहा गया है। टेस्ला के कुछ मॉडल्स जैसे मॉडल 3, मॉडल Y अभी भी क्वालिफाई करते हैं, लेकिन ये क्रेडिट 2025 के अंत तक फेज आउट होने की बात कही जा रही है। ये शर्तें और सख्त हो जाएंगी। इसलिए 7.4% का जो उछाल है उसमें कई लोग जल्दबाजी में गाड़ी खरीद रहे हैं ताकि क्रेडिट खत्म होने से पहले फायदा उठा लें। ये असली डिमांड नहीं है, बस टैक्स बचाने की जल्दबाजी है। असल में इस साल अब तक टेस्ला की ईवी सेल्स एक्चुअली 6% गिरी हैं और 2025 में 7% और गिरने की उम्मीद है। ये लगातार दूसरा साल होगा टेस्ला की गिरावट का सेल्स में। याद कीजिए, मस्क बिग ब्यूटीफुल बिल पर ट्रंप से असहमत हुए थे, तब ट्रंप ने यही कहा था कि मस्क को इसलिए मिर्ची लग रही है क्योंकि मैं सब्सिडी बंद कर रहा हूं। सबसे ज्यादा सब्सिडी तो मस्क की कंपनियों को ही देता हूं, टेस्ला को देता हूं, स्पेसएक्स को देता हूं, बंद कर दूं क्या? उसके बाद मस्क का बड़बोलापन अपने आप कम हो गया था। अमेरिका के भीतर टेस्ला की सेल कम होने का एक और कारण है, मस्क ने ट्रंप को जिस तरह से सपोर्ट किया है, सपोर्ट किया सही गलत किया हम उसमें नहीं जा रहे हैं, लेकिन जिस भाषा और शैली में सपोर्ट किया उससे डैमेज हुआ। कैलिफोर्निया का एग्जाम्पल लीजिए आप, एक ब्लू स्टेट है, डेमोक्रेट राज्य है। ये सूबा अकेले दुनिया के कई बड़े देशों की जीडीपी से ज्यादा पैसा अपने पास रखता है, इसलिए एक बहुत बड़ा ईवी मार्केट है। जब मस्क ने खूब ट्रम्प कर दिया तो कैलिफोर्निया में लोग टेस्ला को उससे किनारे होने लगे, ईवीज की सेल गिर गई, तो ट्रंप ने फिर खुद प्रचार किया। लेकिन इससे खास फायदा नहीं हुआ क्योंकि ट्रंप के फॉलोअर बाइबल बेल्ट में हैं, कॉर्न बेल्ट में हैं, सोयाबीन बेल्ट में हैं। वो ट्रंप या मस्क को खुश करने के लिए टेस्ला नहीं खरीद पाएंगे, नहीं खरीदना चाहेंगे। इसलिए हमने कहा था कि टेस्ला बहुत हद तक मस्क की सेक्स अपील पर निर्भर है। कंपनी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है और यही उसके गले की फांस है। अगर बोर्ड मस्क को $1 ट्रिलियन न दे और मस्क वाकई अलग हो जाए तो कंपनी जिस एक चीज के भरोसे चल भी रही थी वो भी चली जाएगी। इसलिए बोर्ड के पास कोई और रास्ता दिख नहीं रहा है। पैसा बहुत ज्यादा है लेकिन टेस्ला वाले दुकान भी बंद नहीं करना चाहते। इस चक्कर में कौन पिसेगा? शेयर होल्डर। उन्हें डर है कि सब मस्क के भरोसे छोड़ दिया जाए और इन्होंने फिर डुबा दिया तो फिर हम कहां जाएंगे? सब एक बात पर सहमत है कि ये जंग मस्क के टेस्ला पर इन्फ्लुएंस को लेकर। मस्क कहते हैं कि उन्हें पैसों से ज्यादा वोटिंग कंट्रोल चाहिए, स्टेक 25% हो जाएगा जो मेजॉरिटी से कम होगा, लेकिन प्रैक्टिकली उनके खिलाफ कोई बड़ा डिसीजन फिर नहीं लिया जा सकेगा। टेस्ला का बोर्ड इसे मोटिवेशन कह रहा है क्योंकि मस्क कंपनी को इलेक्ट्रिक कार से रोबोट्स और सेल्फ ड्राइविंग टैक्सी बनाने की तरफ ले जा रहे हैं। वो मस्क के अचीवमेंट्स की बात करते हैं। टेस्ला
अकेली प्रॉफिटेबल यूएस ईवी मेकर है। उनके फैंस मानते हैं कि मस्क ही सस्टेनेबल अबंडेंस ला सकते हैं उनकी फेस वैल्यू के जरिए। लेकिन रोबोट्स और सेल्फ ड्राइविंग कार से सालों तक रेवेन्यू या प्रॉफिट नहीं आ पाएगा। इसीलिए शायद पूरे पैकेज को 12 किस्तों में बांटा गया, 12 ट्रांचेस में। टेस्ला को कई माइलस्टोन हिट करने होंगे, जैसे 1 करोड़ सेल्फ ड्राइविंग सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन बेचना, EBITDA को पिछले एक साल के 17 बिलियन से बढ़ाकर 400 बिलियन करना, वगैरह वगैरह। मस्क टेस्ला के सबसे बड़े पर्सनल शेयर होल्डर भी हैं, उनके पास 50 करोड़ से ज़्यादा शेयर हैं। खुद अपने पे पैकेज के पक्ष में तो वोट वो डाल ही सकते हैं। बोर्ड की एनुअल मीटिंग में अंततः क्या फैसला होगा, मस्क पहले ट्रिलियनेयर बनेंगे या नहीं, ये मीटिंग के बाद ही साफ हो पाएगा। तो एलन मस्क की तनख्वाह पर ये सारी मजेदार जानकारियां और ये एनालिसिस जुटाया था रिया ने, और सर्वेश ने राजदूत के इस एपिसोड को रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए खबरगांव।